1 आपसे पूछा गया है, भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 कानून के द्वारा संसद के द्वारा भारत के दूरसंचार और नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। संसद ने 1997 में जो कानून पारित किया था उसके द्वारा भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, KPLT करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर मुख्य रूप से किस प्रदेश में सक्रिय है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? KPLT जो है ये असम में सक्रिय है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। करबी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर असम में सक्रिय है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य निम्न में से किसका विकल्प होना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्वास विधेयक का लक्ष्य जो है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का विकल्प है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1894 अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, यदि चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? सपोज अभी जो चुनाव हो रहे थे, चुनाव के दौरान चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से अधिक हो जाए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? तो यहां पर चुनाव आयोग जो है इस सीट पर चुनाव ईवीएम की जगह बैलेट बॉक्स से करवाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बैलेट बॉक्स से। कहां पर चुनाव होते हैं? तो जहां चुनाव प्रत्याशियों की संख्या 64 से ज्यादा होती है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ईवीएम वोटिंग मशीन में जो है अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उससे संबंधित बेहद बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसको जरूर याद कर लें। आपके जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है, एग्जाम के लिए भी अच्छा है। आमतौर पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ मतदाता के घर से अधिकतम कितनी दूर हो सकता है? तो आमतौर पर चुनाव आयोग के नियम के अनुसार पोलिंग बूथ जो है मतदाता के घर से अधिकतम 2 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? एक ईवीएम में अधिकतम कितने मत पड़ सकते हैं? तो 3840 मत। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 3840 मत एक ईवीएम में अधिकतम पड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण दिया गया है? तो यह आरक्षण अनुच्छेद 330 के तहत मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 330। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की देखरेख में आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र जो है पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के देखरेख में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का काम कौन सा न्यायालय करता है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्याय क्षेत्र का काम कौन सा न्यायालय करता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा केरल हाईकोर्ट जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी संख्या को कौन बदल सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कानून के द्वारा इनकी संख्या में बदलाव संसद कर सकती है। ऑप्शन नंबर कानून के द्वारा कानून बनाकर संसद जो है इन जजों की संख्या में चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक काम करना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक काम करना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन में बनाया गया? दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी
प्रदेश जो है संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो ये हुआ था 69वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश जो है संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है 20 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले राज्यों में मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? तो भारतीय संविधान में 6वीं अनुसूची जो है किन 4 राज्यों में? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहां राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान की 6वीं अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? भारत के इन अनुसूचियों में से संविधान की कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जब भी नया राज्य बनता है तो संशोधन पहली अनुसूची में होता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है? तो भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय क्षेत्र किस अधिकार? तो वास्तविक न्यायाधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत देता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय जो है ये वास्तविक न्यायाधिकार के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का चुनावी नियमों का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनावी कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील में कार्यवाही नहीं ले सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा जो है राष्ट्रपति के चुनाव कॉलेज का हिस्सा तो है परंतु अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा भाग संविधान का संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न्यायिक समीक्षा जो है संविधान की ये संशोधित नहीं की जा सकती है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य होगा? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर क्या है? कौन सा कथन राज्यसभा के बारे में असत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर राज्यसभा के बारे में कथन असत्य इनमें से ऑप्शन नंबर ए। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं राष्ट्रपति साहब के द्वारा मनोनीत होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारत की संसद में कौन कौन होते हैं या भारत की संसद किस किस से मिलकर बनती है? क्या उत्तर हो जाएगा। तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति साहब से मिलकर बनती है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया। तो 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं। तो किन स्कूलों में जो है 25% मुफ्त सीटें देने के लिए शिक्षा के अधिकार के तहत कहा गया है? तो एक राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल जो ट्रस्ट पर चलते हैं स्कूल, और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीट का आदेश जो है सरकारी स्कूल, ट्रस्टी जो स्कूल होते हैं या जो बिना ट्रस्ट के चलते हैं उन सब में 25% गरीबों के लिए मुफ्त सीट आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के बारे में स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सीटें मध्य प्रदेश में आरक्षित हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान द्वारा
दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए निम्नलिखित मौलिक अधिकारों के कारण गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है, मतलब उनके बारे में आप आरटीआई नहीं लगा सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 30A के तहत मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा गैर अनुदान अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर अनुच्छेद 30A के तहत रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? क्या उत्तर हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है अनुच्छेद 352 के तहत? तो राइट आंसर हो जाएगा बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों ही स्थितियों में राष्ट्रपति जो है आपातकाल स्थिति घोषित कर सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में पहली बार कब प्रयोगात्मक आधार पर शुरू की गई? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईवीएम जो है सबसे पहले भारत में 1989 टू 1990 में, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, प्रयोगात्मक तौर पर शुरू की गई थी ईवीएम वोटिंग मशीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? अब तक किसी भी चुनाव में भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों की अधिकतम संख्या क्या रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1033 उम्मीदवार अधिकतम अभी तक रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को चुनाव आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार और डिजाइन किया गया है? तो चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर ईवीएम को तैयार किया है? तो चुनाव आयोग और डीआरडीओ और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इनने मिलकर जो है ईवीएम वोटिंग मशीन जो है तैयार की है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के चुनावों से कौन सा चुनाव संबंधित नहीं है? कौन सा वो चुनाव है जो निर्वाचन आयोग नहीं देखता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यों की पंचायतें और नगरपालिकाओं के चुनाव जो है ये चुनाव निर्वाचन आयोग से अलग हैं, संबंधित नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है संविधान का अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रपति पूरे देश में या इसके किसी भी हिस्से में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल किस स्थिति में घोषित कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति जो है बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों ही स्थितियों में लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण विधेयक और धन विधेयक, माफ करिएगा, साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि निम्नलिखित में से किन बिलों के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करके गतिरोध को हल करने के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है? तो यहां पर धन विधेयक ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर संविधान संशोधन विधेयक ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 इन दोनों कारणों को संवैधानिक प्रावधान नहीं है गतिरोध को हल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पीएमओ के बारे में कथन असत्य, यह एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे कि संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग अलग करने का सिद्धांत, ये सब कहां से लिए गए हैं? संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं हैं जैसे संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षिक केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत, ये कहां से लिए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये सब लिए गए हैं।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो फारसी भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। अच्छा, प्रारंभ में अनुसूची में संविधान में कितनी भाषाएं थीं और अभी वर्तमान में कितनी हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर